हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। तो देखिए, मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं। तो कुछ मेटल्स के रिएक्शंस मैंने लिखे हुए हैं कि कैसे रिएक्ट करती हैं ये डाइल्यूट एसिड से। तो हमने लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, सभी मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ अलग अलग होता है, उनकी स्पीड अलग अलग होती है। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो रैपिडली रिएक्ट करती हैं, वायलेंटली रिएक्ट करती हैं, और कुछ मेटल्स नॉर्मल स्पीड से रिएक्ट करती हैं, और कुछ मेटल्स हैं हीटिंग पे रिएक्ट करती हैं, और कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो एसिड से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है सोडियम मेटल। व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन जो है, सोडियम का रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोजिवली होता है, बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। पिछली क्लास में ही मैंने बताया हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसी तरह से अब मैग्नीशियम भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, रैपिडली रिएक्ट करता है, बट लेस रैपिड देन सोडियम से कम रैपिड। तो ये भी रैपिडली रिएक्ट करता है। हाँ, तो रिएक्शन के बाद बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। तो सभी मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। बस ये चीज़ आपको लर्न करके रखनी है। अब हम लेते हैं एल्यूमिनियम। When aluminum metal reacts with dilute hydrochloric acid, at first it reacts slowly due to the presence of protective layer of aluminum oxide on its surface. Aluminum metal के surface पर एक protective oxide layer होती है, तो उसकी वजह से इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। लेकिन धीरे धीरे जब प्रोटेक्टिव लेयर एसिड में डिसॉल्व हो जाती है तो एल्यूमिनियम मेटल ओपन हो जाती है रिएक्शन के लिए, फिर उसके बाद रिएक्शन तेजी से होता है। तो इसमें भी वही है, when aluminum metal reacts with dilute hydrochloric acid, it gives aluminum chloride and liberates hydrogen and displaces hydrogen. लेकिन एल्यूमिनियम का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम से थोड़ा सा स्लो होता है। अब लेते हैं जिंक मेटल। जिंक भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जिंक क्लोराइड बनाती है, सॉल्ट बनाती है एंड डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन थोड़ा और स्लो होता है। Now iron reacts slowly with dilute hydrochloric acid to give iron chloride and hydrogen gas. तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, उसके बाद आयरन। इस तरह से अब हम रिएक्टिविटी सीरीज आगे पढ़ेंगे तो आपको सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से भी नीचे आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आई? तो आई होप आप लोगों को रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्वारेजिया है क्या? एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1. That means 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid are mixed to form aquaresia solution. It can dissolve gold, even though neither of these acids can do so alone. तो जो एक्वारेजिया का मिक्सचर है ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है, जबकि अलग अलग आप देखोगे तो ना तो नाइट्रिक एसिड गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, ना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जब इनको 3:1 के रेशियो में मिक्स किया जाता है तो इतना पावरफुल हो जाता है कि गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है। सो इट इज अ हाईली कोरेसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये इतना हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हाँ बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो आपको ये चीज़ लर्न करनी है कि अगर एक मेटल ए है और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल बी है तो क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाता है और मेटल बी रिलीज हो जाती है। ऐसा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और इट्स कंपाउंड। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो वही यहाँ पे हुआ। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं।
जैसे हमने लिया है जिंक मेटल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड जिंक सल्फेट सॉल्ट इज फॉर्म। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, लेकिन जिंक सल्फेट बन जाता है तो कलरलेस हो जाता है, ये हो जाता है कलरलेस, और ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर जिंक स्ट्रिप पर जमा हो जाता है। मतलब अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक स्ट्रिप डालते हैं तो ब्राउन डिपॉजिट, कॉपर का जो ब्राउन डिपॉजिट होता है वो जिंक स्ट्रिप पर जमा हो जाता है और सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाता है, जो पहले ब्लू कलर होता है। इसी तरह से अब हम आयरन के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ आयरन भी मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करती है और यहाँ भी इसका ब्लू कलर जो है ग्रीनिश कलर हो जाता है। यहाँ पर बन जाता है हमारा आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर आयरन पर लग जाता है, आयरन नेल पे लग जाता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर दें, मतलब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में अगर कॉपर की स्ट्रिप डालते हैं तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वही दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करती हैं उनके सॉल्यूशन से। अब हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, तो सिल्वर नाइट्रेट से ज़्यादा रिएक्टिव तो कॉपर होती है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर हम कॉपर से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होता है, यहाँ सिल्वर डिस्प्लेस हो जाती है सॉल्यूशन से और ये नाइट्रेट कॉपर के साथ मिल करके कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पे जो कलरलेस सॉल्यूशन था, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है कलरलेस और ये हो जाता है ब्लू कलर का, कलरलेस सॉल्यूशन ये ब्लू कलर का बन जाता है। ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इतना सब पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया कि सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है, कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ उनसे कम होती हैं और कुछ मेटल्स बहुत ही कम होती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में और कैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग लर्न कर सकते हैं वो भी तरीका मैं बताऊंगी। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल हम समझते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन के नीचे फ्री मेटल्स आती हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसे हम लर्न कैसे करेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए एक न्यूमोनिक है, उसको आप लोग लर्न करके रखिए। देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, यहाँ तक तो आपने लर्न कर लिया। हाँ, तो ये हाइड्रोजन तक आपने लर्न कर लिया। उसके बाद फिर आगे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, सबसे लास्ट में गोल्ड और उसके बाद ही प्लेटिनम आता है। सबसे कम रिएक्टिव मेटल प्लेटिनम है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही है, आपको इतना ही लर्न करना है। ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लोग लर्न करके रखेंगे तो बहुत सारे रिएक्शंस के इक्वेशन आप बना लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मेटल मोर रिएक्टिव होगी वही लेस रिएक्टिव मेटल के सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर पाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी। तो आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस। इन टॉपिक्स के बाद आपके चैप्टर के बीच में ही कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी मैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।